स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 हम लोग ने ख़त्म कर लिया। आज हम लोग को चैप्टर 6 शुरू करना है, महिलावाद उपागम। इससे पहले हम लोग ने MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत और MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास के कई चैप्टर कवर कर लिए थे। उसको ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग को शुरू करना है महिलावादी उपागम चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। महिलावादी उपागम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए या कई सारे नीतियों और विचारों को लाया गया ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके। समाज में महिलाओं को एक अधिकार दे सका जाए, महिलाओं को एक अच्छा नज़रिया दिया जा सके और उनके विकास हेतु कई सारी विचारकों ने कई सारे तथ्य दिए हैं। तो आइए इसके अंतर्गत समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं महिलावादी उपागम के अंतर्गत। पहला इसमें टॉपिक आता है नारीवादी शक्ति की परिभाषा। नारीवादी शक्ति क्या है, आइए इसको समझते हैं। या इसके अंतर्गत क्या विचार हैं, इसको आइए समझते हैं। नारीवादी विचारक लिंग आधारित श्रम विभाजन की मान्यता को बदलना चाहते हैं। अर्थात जो श्रम विभाजन है हमारे समाज में, वो जो लिंग आधारित है, यानी कि पुरुषों को जो रोजगार है वो ज़्यादा दिया जाता है और महिलाओं को रोजगार की नज़र से कम देखा जाता है। तो ये जो श्रम विभाजन है हमारे समाज में, इसकी मान्यता को बदलना चाहते हैं कौन? नारीवाद। बच्चे के लालन पालन की प्रक्रिया जो लिंगों के बीच विरोध भिन्नताओं को स्थापित व मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराओं और संस्थाओं की देन है, जो महिलाओं की वैचारिक भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करती है। अर्थात यहाँ पे जो महिलाओं के विशेषताओं को बताया जा रहा है कि वो किस तरह से पुरुषों के अलग हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बताने की बात हो रही है कि बच्चों के लालन पालन की प्रक्रिया जो लिंगों के बीच विशेष भिन्नताओं को दिखाती है या भिन्नताओं को स्थापित करती है, या मौजूदा समाज की सांस्कृतिक विचारधाराओं और संस्थाओं की देन है। ठीक है, हमारे समाज में ये इसकी देन है और जो महिलाओं के वैचारिक भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करती है। होता क्या था कि हमारे जो पहला समाज था वहाँ पर स्त्री और पुरुष जो होते थे वो अपना स्वतंत्र जंगल में हंटिंग करते थे, जंगल में शिकार करते थे और अपना खाना भोजन प्राप्त करते थे। फिर धीरे धीरे होता क्या गया कि परिवार का गठन होता गया। परिवार का गठन होने से अब परिवार आए तो उनके बच्चे भी जन्म हुए। तो महिलाओं को शुरू से ही ये दायित्व सौंप दिया गया घर का कि आप बच्चों का लालन पालन करो, और जो पुरुष होता था उसको सामाजिक जैसे शिकार हुआ ये सब करने के लिए ऐसा समाज का गठन किया गया। या ऐसी नियम लाए गए कि पुरुष बाहर समाज के कार्य को संभाले और महिलाओं को एक घर में या बच्चों में ही सीमित कर दिया गया, जिससे जो परिवार है वो आराम से चल सके। तो ये हमारी समाज की देन है जो महिलाओं की आज ये दशा है। तो ऐसा ही चलते 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 आज समाज में नारियों की जो दशा है वो एक परिवार तक ही वो सीमित रह जाती है और महिलाओं का जो कार्य है वो एक घर तक ही सीमित रह जाता है। तो यह एक समाज की देन है ताकि बच्चों का और घर परिवार का सही से लालन पालन हो सके और परिवार जो है तरक्की कर सके। इस कारण महिलाओं को समाज से वंचित कर दिया गया, रोजगार से वंचित कर दिया गया। तो यह विचार किसके अंतर्गत आता है? नारीवाद के विचार के अंतर्गत। आगे देखते हैं, स्त्री पुरुष संबंध बदलने का उद्देश्य चाहते हैं, यानी जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, यानी कि यहाँ पे जो नज़रिया है स्त्री का कि उसको पुरुष से जितना कैपेबल नहीं समझा जाता है, इस नज़रिया को बदलना चाहते हैं और महिलाओं को अवसर और क्षमता प्रदान करना चाहते हैं। कौन? नारीवाद। आइए इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। नारीवाद के जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य की जो संरचना है वो कैसी है? पुरुष प्रधान है। राज्य की जो संरचना है वह पुरुष प्रधान है। यहाँ पर बल प्रयोग द्वारा कार्य किया जाता है और यहाँ पर पुरुषों का नियंत्रण होता है, यानी पुरुष ही पुरुषों पर, समाज पर नियंत्रण रखता है। किसके द्वारा? बल प्रयोग द्वारा।
इसी वजह से संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो पिता से पुत्र के ही बीच में होता है, यानी एक पुरुष से दूसरे पुरुष के बीच में ही संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को किसके ने दिया, या नारीवादी विचारक का या विचार का यह मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। महिला आंदोलन के माध्यम से भेदभाव को ख़त्म करने पर बल दिया गया। अब कई सारे महिला आंदोलन चलाए गए जिससे यह जो भेदभाव है इस भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश की गई। नारीवादी अब राष्ट्रवाद के प्रति क्या परिप्रेक्ष्य है, आइए इसको समझते हैं। नारीवाद जो है वो राष्ट्रवाद को पौरुषपूर्ण विचार मानता है, यानी कि जो राष्ट्रवाद का जो पूरा का पूरा विचार है वो कैसा है, पौरुषपूर्ण है, यानी कि एक तरह से पुरुष से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुरुष की प्रधानता दी जाती है, ऐसा मानना है नारीवाद का। यानी कि जो राष्ट्रवाद का जो विचार है, जो परिप्रेक्ष्य पूरे का पूरा कैसा है, वो पुरुषपूर्ण है, यानी पुरुषों को केंद्र माना जाता है। आगे देखते हैं। नारीवादी यथार्थवाद की आलोचना। अब यथार्थवाद हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब आइए नारीवाद की क्या आलोचना करते हैं इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रहित, शक्ति, सुरक्षा के अतिरिक्त और किसी क्षेत्र के विषय में विचार नहीं करता है। यानी कि जो यथार्थवाद है वो राष्ट्रहित, राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा के बिना, राष्ट्र की सुरक्षा के सिवा और किसी विषय पर विचार नहीं करता है। और लिंग भेद संबंधी तथ्य जो है इससे अछूता रहा है, यानी जो लिंग भेद का जो कॉन्सेप्ट है वो यथार्थवाद से अछूता रहा है। इस कारण नारीवादी विचारक मानते हैं कि यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वो पुरुष प्रधान है। इस वजह से जो नारीवाद का विचार है वह यह मानता है कि यानी जो यथार्थवाद है ये पूरी तरह से क्या है, पुरुष प्रधान है, यानी जो शक्ति की सर्वोच्चता को प्रदान करता है एक ना एक तरह से क्या है, पुरुष प्रधान है। इसी वजह से महिलाओं को ये शक्तिहीन माना गया है। इसी वजह से यथार्थवाद में महिलाओं को शक्तिहीन माना गया है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि यथार्थवाद सिद्धांत के निर्माण के समय नारीवादी चेतना की सक्रियता लहर शुरू भी नहीं हुई थी। यानी जब यथार्थवाद का सिद्धांत आया, यानी कि 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है, उस वक्त जो नारीवाद की ये जो चेतना है ये इतनी सक्रियता नहीं कार्य करती थी, या इसकी जो लहर थी वो शुरू भी नहीं हुई थी जब यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट आया था। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। ये बात फिर से देखते हैं कि आज हमने पढ़ा। महिलावादी उपागम को देखा, इसके अंतर्गत नारीवादी शक्ति के बारे में समझा, इसकी क्या अवधारणा है, क्या विचार है, इसको हमने देखा। नारीवादी विचार को समझा, नारीवादी राष्ट्रवाद के प्रति क्या विचार है इसको समझा, और नारीवादी यथार्थवाद की आलोचना को हमने सेंटर जाना। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।